लोग कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि बोर के नियमानुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी थी बेटा। बोर के सिद्धांत पर ऐसे लिख लेते हैं, किसकी व्याख्या बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये नहीं करना था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी थी। अब स्पेक्ट्रम चूंकि हाइड्रोजन का है तो स्पेक्ट्रम है क्या? तो हम क्या करते हैं बेटा कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक क्या करेंगे बेटा? टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर देंगे। क्या भर देंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस भर देंगे। ये भर गया हाइड्रोजन गैस, भर गया ना। अब इस हाइड्रोजन गैस को चाहे आप हीट कीजिए, मतलब इस ट्यूब को थोड़ा सा हीट कर दीजिए। चलिए हीट ही कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आपने इसको किसी के जरिए क्या कर दिया बेटा? थोड़ा सा जब हीट करेंगे तो इसमें से कुछ रेज निकलेंगे। इसमें से कुछ क्या निकलेंगे बेटा? हीट। अब चूंकि हाइड्रोजन से निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन रेज कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक फ्लोरोसेंस लगा दीजिए, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला पर्दा, ग्रीन पॉलिश कर सकते हैं आप, कुछ भी। फ्लोरोसेंस एक लगा देंगे यहाँ पर। अब फ्लोरोसेंस जब लगा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चमक दिखाई दे रही है बेटा। क्या दिखाई दे रही है? कुछ चमक। मान लेते हैं कि ये वायलेट रहा होगा, ये येलो रहा होगा, ये ग्रीन रहा होगा, ये रेड रहा होगा। मान लेते हैं ऐसा मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ हाइड्रोजन से निकलने वाले ये रेज जो यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? ये जो रेज ऑफ ग्रुप है, ये रेज किसका है बेटा? ग्रुप, समूह क्या है? ग्रुप ऑफ रेज जो है, इस ग्रुप ऑफ रेज को ही हम क्या कहेंगे बेटा? स्पेक्ट्रम कहेंगे। एक बात क्लियर? एक बात तो क्लियर हो गई ना। अब सवाल है कि हाइड्रोजन से था इसलिए इसको हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह दिया। हाइड्रोजन से था तो हमने क्या कह दिया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी बात की पुष्टि के लिए कल हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया था, न्यूक्लियस है, और उसके बाहर मान लो कि इसका सेल है। इसके बाहर क्या है बेटा? सेल। और उस सेल में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। सेल है और उसमें क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। और इसको हमने एटम को हीट कर दिया था। एटम को हमने क्या कर दिया था बेटा? हीट कर दिया था। तो जितने भी, देखो एक सिद्धांत है तो एक नियम यह है बेटा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा स्तर में क्या करना चाहते हैं बेटा? रहना चाहते हैं। ये इनका नेचर है, इलेक्ट्रॉन का नेचर है, आपका भी नेचर है। आप हमेशा क्या चाहते हैं? भारी काम नहीं करना चाहते, हल्का काम करना चाहते हैं। कोई भी हमेशा से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कि सो करके मेरा काम चल जाए, या बैठे बैठे मेरा काम चल जाए, बैठे बैठे खूब पैसा आने लगे। ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं हमेशा। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी वही सोच रहा है कि हम भी क्या रहें, एकदम निम्न रहें, लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहें, कोई काम न करना पड़े। समझ में आया? तो जब एटम यहाँ से हीट किया गया था, एटम हीट करने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया था, वह इलेक्ट्रॉन जो एक्साइड हुआ था, मान लो सेकेंड एनर्जी लेवल पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था बेटा? सेकेंड एनर्जी लेवल पर पहुंच गया था। एक्साइड होकर के यहाँ से कहाँ पहुंच गया था? यहाँ पर। अब यह चूंकि न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, इसलिए ये कहाँ पर चला आएगा बेटा? फिर से अपने जगह पे चला आएगा। बोलो बात सही है? ये नहीं बताए थे कि वापस वह अपने जगह पे चला आएगा? न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है, तो जब वो वापस अपने जगह पर आता है तो वह क्या करता है? वह एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि ऊर्जा निकालता है। ऊर्जा निकालता है, एनर्जी रिलीज करेगा बेटा। वह एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? वह एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। किस फॉर्म में बेटा? रेडिएशन के फॉर्म, यानी कि तरंग के फॉर्म में रिलीज कर सकता है, हीट के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। किस फॉर्म में बेटा? हीट के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। या कह सकते हो कि लाइट, या कह सकते हो वेवलेंथ। लाइट जिसका कुछ तो लेंथ होगा ना, वेवलेंथ के फॉर्म में, जिसको हम क्या किससे दर्शाते हैं बेटा? लैम्डा से। याद आ रहा है? इस फॉर्म में वो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। बताए थे कल? इस फॉर्म में एनर्जी क्या करता है बेटा? रिलीज करता है। जिस एनर्जी को, यानी कि डेल्टा ई को हम कहे थे, यानी कि
एच सी अपान क्या कहा था बेटा, लेमडा। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, जिसमें एच जो है यह प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। बोलिए बेटा, एच क्या है, प्लांक नियतांक है। सी क्या है बेटा, प्रकाश का क्या है बेटा, वेग है, बताए थे ना। उसके बाद से लेमडा क्या है बेटा, तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है बेटा, तरंग दैर्ध्य। ये बात तो हुई थी ना, ये बात हुआ था। अब चूंकि हम कह रहे हैं, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइड होकर के और बाहर गया है, या सेकंड एनर्जी लेवल में या थर्ड एनर्जी लेवल में गया है, दोबारा डी एक्साइड होकर के वापस अपने जगह पे आ गया। एक्साइड होकर मतलब बेचैन होकर बाहर गया है, फिर बेचैनी खत्म हुई तो फिर अपने जगह पे आ गया है। डी एक्साइड होकर के कहाँ गया है, अपने जगह पे। अब हमें समझना क्या है, समझना है कि जो डेल्टा ई है इसका मतलब ये होता है ना बेटा E2 माइनस, ये भी याद है आपको, है ना। हम जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1, और ये भी जानते हैं कि डेल्टा ई का मान कितना आ गया, एच सी अपान लेमडा। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ, एच सी अपान क्या बेटा, लेमडा। E2 माइनस कितना बेटा, बोलो, ये सवाल समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, कि एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, दूसरे सेल की एनर्जी है, E1 क्या है, पहले सेल की एनर्जी है। दूसरा से पहला पर वो इमिट हो रहा है, दूसरा से पहला पे वो इमिट हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है, समझेंगे। यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, हाइड्रोजन परमाणु, क्या बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं सर Z इज इक्वल टू कितना होता है, 1। हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन में Z इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है, तो Z इज इक्वल टू 1, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, सब कुछ क्या होता है बेटा, 1। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, किसकी गणना करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह N2 से कहाँ आ रहा है बेटा, N1 पर, कहाँ आ रहा है, N2 से कहाँ पर आ रहा है बेटा, N1 पर आ रहा है, तो लेमडा की गणना करनी है। समझ लो बेटा, लेमडा की क्या करना है, गणना करना। हम क्या जानते हैं, एच सी अपान लेमडा, हम जानते हैं कि एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू E2 माइनस कितना बेटा, E1। E2 माइनस कितना बेटा, E1। हम ये भी जानते हैं, चूंकि जो E होता है, E माने टोटल एनर्जी, E माने कौन सी एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मान होता है बेटा -13.6 गुणे Z का स्क्वायर अपान N का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं लिखवाए थे, तो E का मान है ना बेटा, तो यहाँ तो E2 है, E1 है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू -13.6 है ना, गुणे Z स्क्वायर अपान कितना बेटा, N स्क्वायर, प्लस, ऐसे कर दो, प्लस अंडर ब्रैकेट -13 यहाँ पे N2 नहीं लिखना, N स्क्वायर तो लिखना, एक मिनट ध्यान देना, N स्क्वायर होता है ना, तो E2 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, N2। E2 के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, N2। और यहाँ पर 13.6 गुणे Z का स्क्वायर अपान कितना बेटा, N1 का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है बेटा, बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों तरफ देखो तो -13.6 गुणे Z स्क्वायर है, -13.6 Z स्क्वायर है कि नहीं है। मैं अगर इसको कॉमन कर लूँ तो एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू बचेगा बेटा 13.6 गुणे Z स्क्वायर कोष्टक में 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, ये बचेगा बेटा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम उसे कॉमन करेंगे तो इतनी चीजें हमको कोष्टक में मिलेंगी, ये दोनों ये नहीं मिलेगा, Z निकल गया तो 1 बचेगा ना, यहाँ से Z निकल गया तो कितना बचेगा, 1। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात समझो बेटा, अगर ऐसा हो गया तो हम कह रहे हैं कि HC से इसमें, इस वाले साइड में
इधर नहीं, इस वाले साइड में HC से गुणा तथा HC से क्या देने पर बेटा, जरा समझो तो, यहां तो HC अपान लेमडा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, HC अपान लेमडा है कि नहीं, यहां पर बराबर इधर गुणा करना है, तो HC गुणे 13.6 गुणे Z का स्क्वायर कोष्टक में N2 का स्क्वायर अब -1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर होगा ना। और यहाँ पर भाग भी देने की बात कर रहा है ना, तो कितना बेटा HC, बोलो कोई दिक्कत, बोलना बेटा। इस HC से इस HC का हो जाएगा डिवाइडेशन, क्योंकि इधर ये गुणा कर रहा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो भाग करने लगेगा, तो ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बच गया सर 1 अपान HC, यहाँ 1 बचा ना, कट गया तो बराबर क्या बचा है बेटा 13.6 अपान HC, बचा है कि नहीं बचा है, बोलो। ऐसे नीचे बचा है ना, गुणे Z स्क्वायर पूरा कोष्टक में लिखना पड़ेगा, बोलिए सर, कोष्टक में 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ रहा है, बोलना बेटा। नेक्स्ट चीज, चूंकि 13.6 भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है, समझ में आया। 13.6 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 13.6 का मान बदल दोगे, एक का मान बदलता है कभी नहीं सर, A का मान बदलता है, B का मान बदलता है, C का मान बदलता है, X Y Z का मान बदलता है, लेकिन एक का मान कहीं भी ले जाएंगे तो कितना रहेगा, वैसे ये संख्या है तो ये हमेशा इतना ही रहेगा। H कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट पहले ही बता दिए, तो इसका मान भी नहीं बदलेगा। C प्रकाश का वेग है, ये हमेशा उतना ही रहता है 3 × 10⁸, तो बदलेगा नहीं, तो ये नियतांक हो गया। इसी नियतांक को हम कहते हैं बेटा रीडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहते हैं बेटा, रीडबर्ग नियतांक। यह एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो चूंकि इन्हीं के नाम पर हम क्या करते हैं 1 अपान HC इक्वल टू, जगह पर लिखा जाता है पूरा R, रीडबर्ग, समझ में आया, यानी कि पूरा जगह भेतना जगह पर कौन सी लिखा जाएगा बेटा, R लिखा जाएगा, आगे समझ में। ये R कौन है, रीडबर्ग है, R कौन है, रीडबर्ग, R कौन है, रीडबर्ग है। गुणे Z स्क्वायर है ये, इसमें ऐसे लिख सकता हूं मैं, आप कोष्टक में क्या लिख सकता हूं 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलना बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो RZ स्क्वायर इतना हो गया, तो यह जब कोई दिक्कत नहीं है तो यही क्या है, किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए सूत्र है, समझ में आया। किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए क्या है बेटा, सूत्र है, फॉर्मूला है, बोलो बात समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूला लाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा है। सुने ध्यान से समझो, क्या समझाया मैंने, कल कहा था कि कोई एटम है और एटम से पहले सब में इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आराम से रहें, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, वो भी चाहता है। इसीलिए जब इसे हीट किया गया तो भले एक साइड होकर के बाहर चला गया, पहला में से दूसरा में चला गया, दूसरा में से तीसरा में, तीसरा में से चौथा में, लेकिन वो फिर से वापस चला आया कि नहीं आया, क्योंकि वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है। जब वो वापस आया तो वापस आते समय उसने कुछ ऊर्जा एनर्जी इमिट किया, इमिट करना मतलब बाहर निकाला, और वह एनर्जी किस फॉर्म में था, तरंग के फॉर्म में था, रेडिएशन रेस के फॉर्म में था, या कह सकते हैं हीट के फॉर्म में था, उष्मा के फॉर्म में था, या कह सकते हैं लाइट मतलब चमक दिखाई दे रही थी। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, इस फॉर्म में कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक फॉर्म में था। चलिए, तो इसके लिए एनर्जी जो रिलीज हुई, कितना एनर्जी निकालता है ना, उस एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा ई, क्योंकि यह एक अंतर से निकल रहा है, एक बार जा रहा है आ रहा है, तो डेल्टा, समझ में आ रहा है बेटा। डेल्टा ई बराबर हमने कल निकाला था HC अपान लेमडा, जिसमें H बराबर प्लांक कांस्टेंट, C बराबर प्रकाश का वेग और लेमडा माने तरंग दैर्ध्य। हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा ई जो है वो पहली ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा का डिफरेंस है, अंतर है। तो E2 माइनस E2 का मतलब दूसरा पर और E1 का मतलब पहला पर, यानी दूसरा पर आते समय ऊर्जा और दूसरा से पहला पर आते समय ऊर्जा। बात समझ में आ रहा है। तो डेल्टा ई बराबर HC अपन एम लेमडा होता है, तो डेल्टा ई की जगह पर हम इतना लग सकते हैं, यानी कि HC अपन क्या मिल गया, लेमडा।
अब हमको एक व्याख्या करनी है, तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड माना गया है हाइड्रोजन को ही, किसी और को नहीं माना गया। बोर ने किस पर किया बेटा? हाइड्रोजन पर। यह इनका ड्रॉबैक भी था, आगे चल के बताएंगे। यही इनका नुकसान भी था कि इन्होंने सिर्फ किस पर किया? हाइड्रोजन पर, बाकी किसी एटम पर नहीं किया यह प्रयोग। अब हाइड्रोजन पर जब किया तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना? 1। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब होता है कि प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहाँ तक कि न्यूट्रॉन की भी संख्या कितनी बेटा? 1। देखो अब चूंकि यही जो एक इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन 2 से कहां पर आ रहा है? 1 पर, यानी कि N2 से N1 पर आ रहा है, तो लेम्डा की गणना करनी है। अब यहां सर लेम्डा तो ही नहीं है, 1/hc है। 1 क्या है बेटा? ऐसी तो कट गया है ना, कहां से लिख रहे हैं हम? 1 लेम्डा ना बेटा, 1 कौन चीज? लेम्डा। ऐसी तो कट गया था ना, देखो यहाँ लेम्डा बचा था ना नीचवा, तो 1 कितना बेटा? लेम्डा। हाँ वो गड़बड़ हो गया था, तो 1 लेम्डा। लेम्डा तो सर 1 लेम्डा, लेम्डा का मान कहाँ है? तो कैलकुलेट करते समय मैं बता दूंगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू हम निकलवाएंगे पहले, लेकिन पहले इसको उस प्रकार हमने यहाँ पर E2 - E1 लिखा ना। अब E2 - E1, तो E का मान होता है, टोटल एनर्जी है वह, कुल ऊर्जा। क्या है बेटा? कुल ऊर्जा जो होता है -13.6 Z² यानी स्क्वायर। इस पर सवाल लगवाए हैं हम, काइनेटिक एनर्जी सवाल लगवाए हम। ऊपर देखिए ऊपर। अब टोटल एनर्जी जो है वह टोटल एनर्जी इसकी और प्लस टोटल एनर्जी इसकी, दोनों की एनर्जी है डिफरेंस। जब दोनों की एनर्जी को जोड़ देंगे तब न जाकर के मिलेगा बेटा हमको, निकालने के बाद हमको ये मिला। समझ में आया? और वहां से हमको क्या मिला बेटा? ये। इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे, तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा, तो फॉर्मूला ड्रा हो गया। फॉर्मूला क्या था? 1 लेम्डा इक्वल टू R Z² अंडर ब्रैकेट 1 NN² माइनस 1 कितना बेटा? सर जी लेम्डा जानते हैं, तरंगदैर्ध्य, Z जानते हैं, एटॉमिक नंबर है, लेकिन R नहीं जानते हैं। N जानते हैं कि पहला ऊर्जा स्तर, और N2 जानते हैं दूसरा ऊर्जा स्तर, लेकिन ये R क्या है? R रेडबर्ग है, जिसका मान होता है 1.09 × 10⁵ सेंटीमीटर। याद रहेगा, ये इसका वैल्यू है, सॉल्व करने में कभी काम आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा? अब सबसे पहली गणना हम करेंगे, सबसे पहला कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन? कि कोई रेज है, कोई इलेक्ट्रॉन है, और वह इलेक्ट्रॉन N2 से कहां आ रहा है बेटा? N1 पर आ रहा है। तब कोई इलेक्ट्रॉन है जो N2 से कहां आ रहा है बेटा? N1 पर। चलिए बात करते हैं। तो 1 लेम्डा इज इक्वल टू R। अब चूंकि हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लीजिए, सब जगह हाइड्रोजन, सब जगह क्या बेटा? हाइड्रोजन। तो R तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन Z के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? बोलो 1 और 1 का स्क्वायर, क्योंकि Z माने परमाणु क्रमांक और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कोष्टक में 1 अभी बताओ N1 का मतलब 1 का स्क्वायर पहला पर है, और 1 N2 का मतलब 2 का स्क्वायर। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा? इतना तो होना ही होना है। 1 लेम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 ये, तो R हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही रहेगा कोष्टक में, सही है। 1/1 माइनस 1 कितना बेटा? 4। 1 लेम्डा इज इक्वल टू R कितना है? यह कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। खत्म, यानी कितना आ गया? 3/4। तो लिख सकते हैं 1 लेम्डा इज इक्वल टू 3R/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 का गुणा इसमें होगा ही होगा, ऊपर ही ऊपर 3/4। सर हमको लेम्डा का मान चाहिए और आप निकाले 1 लेम्डा, सही है। हमको लेम्डा का मान चाहिए और आप क्या निकाल रहे हैं? 1 लेम्डा। तो हम जाए कहाँ? हम किससे गुणा करवाएं, है ना बेटा? तो हम क्या करेंगे? इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, कर सकते हैं। तो जब करोगे तो कितना बचेगा? देखो तो 4 = 3R
मल्टीप्लाइड बाई लेमडा। बोलो होगा बेटा। अब लेमडा का मान निकालना है। अब लेमडा का मान कितना होगा? तो लेमडा बराबर सर 4/3r इतना होगा कि नहीं होगा? बोलो 4/3r हो जाएगा ना। अब 4/3r को मैं लिख सकता हूं लेमडा बराबर 4/3 गुणे 1/r में लिखूंगा। इतना मैं लिख सकता हूं, वही है, उसका मतलब यही है। ठीक है, 1/r और 1 चूंकि 1/r का मान होता है 911 एंगस्ट्रॉम, याद रहेगा, ये मान होता है। मान आपको याद कर लो। मैं इसीलिए यहाँ पर r का मान नहीं दिया हूँ, 1/r का मान डायरेक्ट 911। कोई दिक्कत? चलिए देखो, जब 911 नहीं हो गया बेटा तो लेमडा इक्वल टू 4 गुणे 911 बटा कितना 3, एक गुणा हमें कर दो तो 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4, 4 नवा बट्टा, सही है। 3 का भाग दे दो इसमें, लगभग 1214 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। देख लो लगभग कितना आएगा 36। भाग दे के देखो, कहीं भी भाग दे के देख लो, 3644। 3 इकन्ने 6, 3 दूना 4, 14 आएगा। अब समझो बात को, दूसरी चीज समझो। 1214 एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, बल्कि कितना होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग में मान इतना आया, आया ना बेटा, लगभग में मान इतना आया, आया। इसको सबसे पहले किसने बताया था, सवाल यही है। तो सबसे पहले इसको बताया था बेटा लाइमन ने। किसने बताया था? ये साइंटिस्ट हैं LYMEN, एक साइंटिस्ट है लाइमन, जिन्होंने सबसे पहले उस रेज का कैलकुलेशन किया था, उन इलेक्ट्रॉनों के तरंगदैर्घ्य की गणना की थी जो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वापस आ रहे थे, लेकिन गिर कहाँ रहे थे? पहिला पर। गिर कहाँ रहे थे? पहिला पर। तो उसी को सबसे पहले किसने गणना किया बेटा? लाइमन ने। किसने गणना किया बेटा? लाइमन ने। देखो यहां पर मान लो कि ये पहला है N1, इसको कहोगे बेटा ये दूसरा है N2, ये क्या है बेटा? तीसरा है। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ऐसे करते करते मान लो ये क्या है बेटा? N6, ये क्या है बेटा? N7, ये क्या है बेटा? N8, और एक समय ऐसा आएगा कि N इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब पहला दूसरा पर से पहला पर इलेक्ट्रॉन आया, या तीसरा पर से पहला पर इलेक्ट्रॉन आया, या यहां से इलेक्ट्रॉन आया, या यहां से इलेक्ट्रॉन आया, या यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां से, ऐसे करते करते कहां से? अनंत से। बोलो कोई दिक्कत? इसको सबसे पहले बताया था लाइमन ने। किसने बताया था बेटा? और इन रेज को, जो श्रेणी बन रहा है ना, इसी श्रेणी का नाम रखा गया बेटा लाइमन श्रेणी। कौन सा श्रेणी नाम रखा गया बेटा? हो सकता है आपने नाम सुना हो, लाइमन श्रेणी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, ये नाम है। मैं इन सबको बताऊंगा, ठीक है। पहला ये है, और इसी रेखा का मान है, देखो बेटा, इसी यही ना N2 से N1 पर आ रहा है, इसी को जो वैल्यू है वो कितना है? 1216 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आपका होमवर्क देखिए, होमवर्क है आप इसका 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 और इसका और इसका और इसका, इन सब का कैलकुलेट करके लाएंगे इसी तरह से। समझ में आ रहा है? तो देखो कहां पर बदलना होगा। 2 से क्या कर दोगे? बाकी सब सेम रहेगा। 3 से क्या कर दोगे? बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि पहले पर आएगा सब ना। 5, 6, 7, 8, 7 तक जाना, 5 तक जाना, उसके बाद से इनफाइनाइट कर लेना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और वैल्यू लिख लेना सबका, ये बना लो, ये उतार लो और लिख के लाओ। तो आगे मैं आपको और कैलकुलेट कराऊंगा। कौन सा बेटा? मैंने कहा लाइमन के पास आता है बामर, बामर के पास आते हैं पास्चन, पास्चन के पास आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आते हैं फुंड, फुंड के पास आता है हम्फ्री। इन सबको मैं कैलकुलेट कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉपी कर लो।